ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दोनों जो है, मतलब ये कैपेसिटर लोग का जो हमने पैरेलल एन नंबर ऑफ सेल्स कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट किया था, इसका जो रिजल्टेंट आएगा सब मिला करके दैट इज सीपी, मतलब कैपेसिटेंस इन पैरेलल। और ये इसको जो जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा था उसका कैपेसिटेंस मिला के मान लो सी एज आ गया। अब सिचुएशन ये कि फर्दर तो ये भी तो कनेक्टेड रहेंगे ना, तो यदि ये भी कनेक्टेड है तो डेफिनेटली बाहर में कोई ना कोई सेल लगा होगा। अच्छा, अब देखो जो जिसको पैरेलल कनेक्ट किया था और जिसको सीरीज किया था, वो दोनों एक दूसरे के साथ कैसा हो गया, दोनों एक दूसरे के साथ में आ गया सीरीज में मतलब ये वाला और ये वाला सीरीज में। तो मैं यदि रिजल्टेंट निकालना चाहूंगा तो पैरेलल से मेरे को जो आउटकम मिला है, सीरीज से जो आउटकम मिला है, उसको फर्दर मेरे को सीरीज में सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स 1/c, मतलब पूरा कॉम्बाइंड टोटल कैपेसिटी 1/c इक्वल्स टू 1 बाय कैपेसिटेंस इन पैरेलल जितना भी आया था इसमें, प्लस 1 बाय कैपेसिटेंस इन सीरीज, क्योंकि रेसिप्रोकली ऐड होता है सीरीज में। फिर मैं टोटल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ये टोटल जब हम जानते हैं सीरीज में निकालने का तरीका क्या होता है, जब सी इक्वल्स यदि निकालना चाहेंगे तो हमारा हो गया 1/c इक्वल्स टू सीपी प्लस 1/cs। अच्छा, एलसीएम लेके सॉल्व करने से होता है या टोटल कैपेसिटी को दोनों कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट, तो सीपी इंटू सीएस डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन सीपी प्लस सीएस। अब करेंगे क्या, सभी कैपेसिटर का वैल्यूज तो यहाँ पे डाल देंगे जो जो पॉसिबल है, और हमारा मतलब जो हमने निकाला सीपी का वैल्यू डाल दो, मैक्सिमम कैपेसिटी हमको, मैं टोटल कैपेसिटी नेट कैपेसिटी कितना चाहिए वो डाल दो। तो नेट कैपेसिटी हमको चाहिए 10/11, तो यहाँ पे मैं 10/11 पुट कर रहा हूँ। सीपी का वैल्यू हमने निकाल के रखा था पैरेलल कनेक्शन में, तो हो गया तेरा 2n इंटू सीएस का वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना, सीएस का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 2/7 माइनस n डिवाइडेड बाय सीपी प्लस सीएस 2n प्लस 2/7 माइनस n। ये इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तुमको n का वैल्यू मिलेगा, जो n का वैल्यू मिलेगा वो बताएगा कि कितना तो कैपेसिटर को हमने क्योंकि हमने n लिया था नंबर ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो यदि जो भी n का वैल्यू मिलेगा उतना तो कैपेसिटर को पैरेलल कनेक्ट करना रहेगा और बाकी रिमेनिंग कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करना रहेगा। फिर टोटल ये पैरेलल वाला और सीरीज वाला को फाइनली एक दूसरे सीरीज में कनेक्ट रहेंगे। तो इस तरह से हम इस तरह का प्रॉब्लम को डील करते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और एक तो है जिसको हम कोरोना डिस्चार्ज बोल के एक तो टॉपिक आता है, उसको समझाने के लिए हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले चीज हो गया, 2 मिनट, ठीक है। तो हम कोरोना डिस्चार्ज को समझने के लिए, है ना, उससे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। जैसा मान लो हमारे पास में 2 तो मेटल का स्फीयर है, ठीक है, स्फेरिकल सेल है, 2 तो अलग अलग से अलग अलग रेडियस का, मान लो इसका रेडियस है कैपिटल R1 और ये दूसरा वाला मेटल का स्फीयर है, 3D में याद रखना, दूसरा वाला जो मेटल का स्फीयर है उसका रेडियस है मान लो R2, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, ठीक है। तो इसका यदि चार्ज हमें दिया, मान लो क्यू अमाउंट का चार्ज इसको दिया गया है, चार्ज देते के साथ में डेफिनेटली इसका मान लो चार्ज को मैं जाता हूँ Q1 और इसका चार्ज को मान लो Q2। फिर से 2 मेटल का स्फीयर हमने लिया हुआ है स्फेरिकल सेल, इसको चार्ज Q1 दिया, इसको चार्ज Q2 दिया, क्योंकि रेडियस अलग अलग है तो चार्ज इसमें अलग अलग हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा सरफेस में, और डेफिनेटली इसका कुछ पोटेंशियल सरफेस में आएगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल आएगा। तो पोटेंशियल हम जानते हैं स्फेरिकल बॉडी के लिए क्या होता है, 1/V1 ले जाते हैं इसका पोटेंशियल को, V1 इक्वल टू 1/4πε0, इसमें कितना चार्ज डिवाइडेड बाय इसका टोटल मतलब रेडियस R1। सिमिलरली इस बॉडी का पोटेंशियल दे देता हूँ V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0, इसका टोटल चार्ज Q2 डिवाइडेड बाय इसका रेडियस R2। ओके, यदि ये दोनों को मैं कनेक्ट कर दूं, यदि ऐसा 2 बॉडी को मैं कनेक्ट कर दूं एक दूसरे को, कनेक्ट करते के साथ में क्या होगा, एक चार्ज का फ्लो होगा, किधर से किधर जाएगा दैट विल डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल। जिसका हाई पोटेंशियल रहेगा वहां से चार्ज निकल करके पॉजिटिव चार्ज निकल लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, मानते हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, और चार्ज फ्लो करके फाइनली क्या होंगे, दोनों का दोनों एक गिवन पोटेंशियल में आके रुक जाएंगे, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, उसके बाद चार्ज फ्लो बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब आफ्टर कॉम्बिनेशन V1 मस्ट बी इक्वल टू V2, V1 मस्ट बी इक्वल टू V2। यदि मैं कनेक्टेड कर दूं दोनों को तो फाइनली हमको देखने को मिलेगा, यदि वो कनेक्टेड रहेगा तो V1 का पोटेंशियल और V2 का पोटेंशियल फाइनली क्या हो जाने वाला है, सेम हो जाने वाला है। मतलब यदि मैं बोलूं कि आगे से मैंने इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है
तो डेफिनेटली V1 और V2 का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहा होगा आगे से। मेरा बोलने का मतलब होता है ये कुछ अलग पोटेंशियल में था, ये अलग पोटेंशियल में था, इसका चार्ज का वैल्यू कुछ अलग ले लिया, इसका कुछ अलग ले लिए थे, ठीक है। अब जैसे कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। चार्ज मान लो सब दोनों का पोटेंशियल सेम होने के बाद में चार्ज मान लो इसका अभी Q1 डिपॉजिट है, अभी मान लो Q2 डिपॉजिट। मैं फिर से एक बार बोल दे रहा हूँ, चार्ज दो स्पीयर है, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। पोटेंशियल में V1 V2 अलग अलग दिखाया हूं, बट कनेक्ट कर दिया हूं आगे से, तो इसका मतलब V1 और V2 का वैल्यू क्या रहा होगा, सेम रहा होगा। मतलब मैं बोलता हूं दोनों का दोनों एक गिवन चार्ज मतलब गिवन पोटेंशियल में आने के बाद में चार्ज Q1 और Q2 है। यदि मैं स्टार्टिंग से कनेक्ट नहीं दे रहता, अभी इसका पोटेंशियल कुछ अलग है, इसका पोटेंशियल कुछ अलग है, समझो, इसका कुछ पोटेंशियल अलग है, इसका कुछ पोटेंशियल अलग है, तो कनेक्ट करेंगे तो फर्दर चार्ज फ्लो होगा, फिर Q1 नहीं रहेगा, अब चार्ज अलग अलग हो जाएगा दोनों में, इसमें कुछ अलग चार्ज मिलेगा, कुछ इसमें कुछ अलग चार्ज मिलेगा। तो मैंने उसीलिए एक सुविधा के लिए मैंने क्या किया कि बोलो आगे से ही हम लोग क्या किए, दोनों स्पीयर को हमने कनेक्ट कर दिया हुआ है। यदि आगे से ही दोनों स्पीयर को कनेक्ट कर दिए रहोगे तो डेफिनेटली दोनों का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। मैं सुविधा मतलब इसको मैं ले लिया कि जब पोटेंशियल सेम हो चुका है, मान लो उस समय इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, आफ्टर द पोटेंशियल गेटिंग द सेम, ओके। इसके बाद रेडियस हो गया R1, इसका रेडियस हो गया R2, ठीक है। पोटेंशियल वैल्यू लिख दिया दोनों को, और क्योंकि ऑलरेडी वे आर कनेक्टेड है दोनों बॉडी का, तो डेफिनेटली दोनों क्या होगा, पोटेंशियल सेम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारा, एक लाइन में लिख रहा हूं, दैट इज Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R1 इक्वल्स टू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R2, ओके। इसको यदि हम आगे सॉल्व करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट दोनों साइड से उड़ा देता हूं, कैंसिल कर दे रहा हूं दोनों साइड से, और एक काम करता हूं, ऊपर एक रेडियस और नीचे एक रेडियस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, मतलब यहाँ पे R1 यहाँ पे R1 मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, तो Q1 बाई क्या हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर में R1 मल्टीप्लाई किया हूं तो नीचे R1 एक मल्टीप्लाई तो R1 स्क्वायर हो गया। सिमिलरली इधर भी क्या किया हूं, Q2 यहाँ पे R2, इसी का रेडियस को ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई किया हूं, 4 पाई R2 स्क्वायर। इससे फायदा क्या हो गया, 4 पाई R1 स्क्वायर, ये स्पेरिकल सेल का क्या हो जाएगा, सर एरिया और सरफेस एरिया हो जाएगा। सिमिलरली ये स्पेरिकल सेल का सरफेस एरिया 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया, देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या मिल रहा है तुमको, ये चार्ज हो गया और नीचे में क्या हो गया, एरिया, चार्ज Q1 ऑन दिस सरफेस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द सरफेस, इसी को तो बोलते हैं सिग्मा, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी, ठीक है। और नीचे में कितना हो गया उसका इंटू उसका रेडियस। सिमिलरली Q2 इंटू R2, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, Q2 इंटू R2 जो था, Q2 इंटू R2 डिवाइड बाय 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर जो है सेकंड वाला स्फीयर का सरफेस एरिया है और उसका चार्ज Q2, तो चार्ज बाय एरिया को तो सिग्मा बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा 2 इंटू R2। एक रिलेशन आया सिग्मा 1 इंटू R1 इस बॉडी का और सिग्मा 2 इंटू R2 इस बॉडी का, आफ्टर कनेक्शन सेम रहेगा। देखो सिग्मा 1 R1 मतलब इसका रेडियस स्फेरिकल सेल है तो इंटू उसका तुम्हारा क्या होगा, उसका चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका रेडियस इंटू इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम होगा जब दो बॉडी को हमने ऑलरेडी कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो ठीक है। याद रखना आगे से कनेक्ट कर रखा हूं, तब जाके कनेक्शन के बाद का जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया तब का चार्ज Q1 और तब का चार्ज Q2 है, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सिग्मा 1 R1 इक्वल टू सिग्मा 2 R2, एक रिलेशन निकला। इसको जरा से एडजस्ट करेंगे तो क्या दिख रहा है, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 बाय R1, सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इक्वल टू R2 बाय R1। एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम यहां से निकल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा, रिलेशन क्या देख रहा है, एक प्रकार का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है कहां पे, जब जिसका रेडियस, क्योंकि सिग्मा 1 और R1 का रिलेशन देखो यहाँ पे क्या होगा, यदि हम मैं देखूं तो सिग्मा और R एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। सिग्मा 1 R1 को देखो एक दूसरे का उल्टा चल रहा है, सिग्मा 2 नीचे है R2 ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहां से एक चीज मिलता है कि जिसका जितना बड़ा रेडियस रहा होगा उसका उतना सरफेस चार्ज डेंसिटी कम रहा होगा। प्रैक्टिकल भी देख लो, जितना बड़ा रेडियस वाला स्फीयर बनेगा वही चार्ज से उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या बनने वाला है, कम बनने वाला है। तो यहां से एक रिलेशन हमने पता लगाया। मैं फिर से एक बार बोलता रहा 2 मिनट के लिए कि दो बॉडी थे, दोनों का हमने क्या किया है, दोनों का रेडियस अलग अलग दे रखा हुआ है, दोनों को कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। चार्ज पोटेंशियल सेम होने के बाद चार्ज Q1 है और Q2 है,
और तो पोटेंशियल हमने निकाल स्फेरिकल बॉडी का V1 और V2 लेकर के, लेकिन फाइनली V1 V2 सेम होते हैं, तो सॉल्व करते करते आए यहाँ तक पहुंचे। देखने के बाद में हमको ये मिला कि एक रिलेशन मिला σ1/σ2 इक्वल टू R2/R1। इससे हमको ये आउटकम मिलता है कि जिसमें बॉडी का स्फेरिकल सरफेस ज्यादा रहेगा, एरिया सरफेस मतलब सिंपली बोल सकते हैं रेडियस ज्यादा रहा होगा, उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी कम दिखाएगा, रेसिप्रोकल चल रहा है एक दूसरे का, ठीक है। और जिसका सरफेस मतलब रेडियस छोटा रहा होगा उसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिलेंगे। ये हमारा इससे एक आउटकम मिलता है। अच्छा, इसी कंसेप्ट को बेस्ड करके हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन समझाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। ये क्या होता है कोरोना डिस्चार्ज? यदि इसको समझना है 2 मिनट समझ लो। देखो, मान लो हमने क्या किया, इरेगुलर शेप का एक बॉडी लिया हुआ है इस तरह से, ठीक है। इरेगुलर शेप का बॉडी, कहीं मोटा है कहीं पतला है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इरेगुलर शेप का एक बॉडी ले रखा हुआ है। ओके, यदि मैं एक छोटा सेक्शन लू, इसको देखो, ये छोटा सेक्शन लो तो तुमको क्या लग रहा है, खाली इतना हिस्सा देखो, छोटा सा हिस्सा, तो ऐसा लग रहा है यहाँ कर्वेचर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा टेढ़ा है, मतलब ये एक छोटा सा स्फीयर का हिस्सा रहा होगा। यदि मैं यहाँ का हिस्सा लेता हूं, यहां से इतना बड़ा हिस्सा लेता हूं, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा स्फीयर का हिस्सा है। मतलब जिसका कर्वेचर जितना छोटा रहेगा वो डेफिनेटली उतना छोटा वाला स्फीयर, मतलब जितना कर्वेचर ज्यादा रहा होगा उतने ही छोटा स्फीयर का वो हिस्सा रहा होगा। देखो, ये वाला हिस्सा को ऑब्जर्व करो, यदि मैं ऐसा बना दूं समझने के लिए, ऐसा बना दूं, अभी क्या दिख रहा है, ये वाला हिस्सा को देखो, बहुत शार्प टर्निंग है। मतलब मैं एक छोटा सा हिस्सा लेता हूं तो ऐसा लगेगा इतना बड़ा स्फीयर का हिस्सा है, छोटा सा ही स्फीयर का ये हिस्सा दिख रहा है अपने को। क्योंकि इरेगुलर शेप बॉडी है तो अलग अलग जगह में कर्वेचर अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। यदि मान लो ये पॉइंटेड ऐसा है, पॉइंटेड है, इन दैट केस क्या होगा, ये जो छोटा सा हिस्सा है एकदम छोटा सा स्फीयर का एकदम हिस्सा रहा होगा, एकदम छोटा सा स्फीयर का हिस्सा रहा होगा। मतलब मैं पूरा एंटायर बॉडी को पूरा देखूं, अलग अलग हिस्सा, छोटा छोटा सेक्शन को मैं देख रहा हूं, और क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा सरफेस है तो छोटा छोटा सेक्शन को देखेंगे क्या होगा, वो छोटा छोटा कर्व रहा होगा, छोटा छोटा स्फीयर का हिस्सा रहा होगा। अब देखो यहाँ क्या होगा, ज्यादा कर्वेचर हो जा रहा है, इसी के लिए जो छोटा सेक्शन लेके बड़ा स्फीयर का हिस्सा रहा होगा, रिमेनिंग पार्ट को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे इतना हिस्सा रहेगा, बड़ा स्फीयर का हिस्सा रह रहा है। मतलब जहां पे शार्प एंड मिलेगा तुमको, छोटा सा एकदम शार्प एंड, पूरा एकदम निडल जैसा पॉइंटेड एंड मिलेगा, उसका डेफिनेटली छोटा सा सेक्शन जो लेंगे तो क्या होगा, उसका कर्वेचर बहुत पतला होगा। वो सेक्शन का यदि हम चेक करेंगे तो छोटा सा स्फीयर बनेगा। ओके, छोटा स्फीयर मतलब छोटा रेडियस, छोटा रेडियस मतलब वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा, इंपॉर्टेंट बिट है। छोटा रेडियस मतलब वहां पे सरफेस चार्ज बहुत डेंसिटी बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा कंडक्टर को मैं चार्ज दे दूं तो मेरे को देखने को मिलेगा शार्प एंड में हमको सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगा। क्यों शार्प एंड में? क्योंकि शार्प एंड में जो सेक्शन रहा होगा, छोटा सेक्शन एकदम शार्प रहा होगा, उसको यदि मैं लेकर के छोटा सेक्शन लेकर के स्फीयर बनाऊंगा, एकदम छोटा सा स्फीयर बनेगा। और वो छोटा सा स्फीयर बनेगा तो रेडियस भी बहुत छोटा रहेगा, और रेडियस बहुत छोटा रहेगा इसका मतलब डेफिनेटली वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा हमको देखने को मिलेंगे। तो यदि वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है तो हम जानते हैं किसी भी चार्ज कंडक्टर के जस्ट सरफेस के ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना चार्ज वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन और सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देने से वहां पे ऑब्जर्व होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल जाएगा। मेरा सवाल है, देखो यही चार्ज कंडक्टर में ये रीजन में देखेंगे चार्ज डेंसिटी बहुत कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बड़ा सेक्शन है। यदि मैं इतना बड़ा सेक्शन लेता हूं मान के चलो, तो ये बहुत बड़ा स्फीयर का हिस्सा होगा। बहुत बड़ा स्फीयर मतलब रेडियस बड़ा हो जाएगा, रेडियस बड़ा हो जाएगा तो वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे को कम ऑब्जर्व होंगे। मतलब ये जो कर्वेचर जिसका जैसे इसको देख लो, यदि ये वाला हिस्सा लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, इसको यदि मैं बाकी रिमेनिंग स्फीयर का हिस्सा बनाऊं तो देखा जाएगा तो ये स्फीयर इतना बड़ा स्फीयर बनेगा, मतलब डेफिनेटली रेडियस बड़ा हो गया। तो रेडियस बड़ा हो गया तो सिग्मा उस जगह में सिग्मा कम रहेगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं, एक इरेगुलर शेप का बॉडी में यदि चार्ज दिया जाए तो सब जगह में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होता है। कोई जगह में चार्ज ज्यादा डेंसिटी वहां पे दिखाता है ज्यादा, और कोई जगह में चार्ज का डेंसिटी कम पाया जाता है। जो जितना शार्प एंड रहेगा उस जगह में मैं खाली छोटा सा सेक्शन लूंगा और स्फीयर ड्रॉ करूंगा तो बहुत छोटा स्फीयर बनेगा उस जगह में। यदि बहुत छोटा स्फीयर बनेगा, रेडियस कम रहेगा, रेडियस कम रहेगा तो वहां पे सिग्मा बहुत ज्यादा बनेगा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, हम समझ गए कि सरफेस शार्प एंड में सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। सेम बॉडी है लेकिन शार्प एंड वाला केसेस में बहुत ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी मिलेगा।
यदि वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब तुम ये चीज समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड भी स्ट्रेंथ भी तो ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली हुआ सिग्मा। तो सेम बॉडी है, इस आसपास में सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आसपास में प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत ही कम महसूस होने वाला है। लेकिन ये नजल एंड वाला जो रहेगा, शार्प एंड जो रहेगा, उस एंड सब में क्या होते हैं, सिग्मा बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा शार्प कर्व है वहां पे। तो छोटा सा ही स्फीयर बनेगा, छोटा सा स्फीयर बनेगा तो रेडियस बहुत कम हो जाएगा, रेडियस बहुत कम होगा तो सिग्मा वहां पे बहुत ज्यादा होगा, और सिग्मा बहुत ज्यादा होगा तो वहां पे महसूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत तगड़ा होगा। और बहुत पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो क्या होगा, वो क्या करेगा, आसपास का एयर को क्या करने वाला है, क्योंकि ये एयर तो आसपास में है, डाइलेक्ट्रिक है, और हम जानते हैं डाइलेक्ट्रिक को हम चाहें तो पोलराइज कर सकते हैं। तो बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में होने के कारण वहां पे क्या होगा, आसपास का डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करना शुरू करेगा, आसपास के एयर को पोलराइज करना शुरू कर जाएगा। जब पोलराइज करेगा मतलब इन शॉर्ट आयनाइज करेगा, तो यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल सब प्लस माइनस में टूटना शुरू हो जाएंगे और आयन बनेंगे, प्लस माइनस चार्जेस बनेंगे। और हम जानते हैं यदि इस बॉडी में हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है तो एयर मॉलिक्यूल का नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। वो एयर मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और बहुत तेजी से खींचेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बन के रखा हुआ है। तो यहाँ पे रहने वाले पॉजिटिव चार्ज, बॉडी में रहने वाला पॉजिटिव चार्ज और एयर का नेगेटिव चार्ज आके एक दूसरे से फ्यूज करेंगे, मतलब डिस्चार्ज होंगे। यदि डिस्चार्ज होंगे तो लाइटनिंग क्रिएट होता है, और धीरे धीरे करके बॉडी का क्या होगा, जो चार्ज यहाँ पे जमा था इसके थ्रू से लीक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तो डेफिनेटली एयर का नेगेटिव चार्ज को अपने में ले रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होना शुरू हो जाएंगे, और कैंसिल होकर के इस जगह में नेट चार्ज तुम्हारा कम होना शुरू होगा, और फाइनली बॉडी का ही चार्ज इस जगह से लीकेज हो रहा लगना शुरू हो जाएगा। मतलब ये बॉडी धीरे धीरे करके डिस्चार्ज होना शुरू हो जा रहा है, और डिस्चार्ज के दौरान यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट होता है। इसका कारण होता है, मैं तुमको स्टार्टिंग से बताया था कि यदि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से मिलते हैं तो वो लोग एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने के दौरान में हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज एक प्रकार का हमारा क्या होता है, दोनों एक दूसरे डिस्चार्ज करने के दौरान एक समय ऐसा आएगा वहां पे लाइटनिंग क्रिएट होता है। तो यही हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब शार्प एंड में बहुत ज्यादा सरफेस चार्ज डेंसिटी होते हैं, इरेगुलर से बॉडी रहेगा तो, और वहां पे शार्प एंड में बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी हुआ मतलब वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और वो आसपास का एयर को, डाइलेक्ट्रिक को हमारा क्या होगा, आयनाइज करेगा, और फाइनली आयनाइज करके ब्रेकडाउन कर देगा, ब्रेकडाउन पोटेंशियल के आसपास हो जाता है आसपास में, तो दैट्स व्हाई ब्रेकडाउन कर देगा, मतलब आयनाइज कर देगा, और फाइनली नेगेटिव, यदि बॉडी पॉजिटिव है तो नेगेटिव एयर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और फाइनली क्या होगा, धीरे धीरे करके बॉडी का चार्ज को कम करना शुरू करेगा। इस दौरान जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इस समय एक स्पार्क क्रिएट होता है, वही स्पार्क यहाँ पे देखने को मिलेगा, बॉडी धीरे धीरे न्यूट्रल होना शुरू करेगा। दिस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना वायरस नहीं है, ठीक है।